Hi students, I hope you are all healthy and happy, healthy and hearty. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. This is the third part of 11th Science Chemistry, Semester 1, Unit 5, States of Matter. तो બધા વિદ્યાર્થીઓને મિત્રોને મારા નમસ્કાર. States of Matter जो 11 केमिस्ट्री का यूनिट 5 है उसका ये थर्ड पार्ट है मेरा. तो आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो यू कैन वॉच देम फर्स्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस यूनिट फ्रॉम पॉइंट 2.10 as it is the third part and the last part of this unit. Liquefaction of gases. लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो इसमें समझाया गया है. फर्स्ट कंप्लीट डेटा ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर relations of the substance in both gaseous and liquid state was obtained by Thomas Andrew on carbon dioxide. तो थॉमस एंड्रू ने पहले जो कंप्लीट डेटा निकाला प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है, जिससे सब्सटेंस गैसियस टू लिक्विड में चेंज होते हैं, ठीक है, वो है कौन से गैस पे उसने किया है एक्सपेरिमेंट? कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, इसको हम समझेंगे अभी. Andrews noticed that at high temperature isotherm look like that of an ideal gas and the gas cannot be liquefied even at the very high pressure. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म का जो उसने ग्राफ बनाया है और बोला है कि ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा तो कितना भी हम प्रेशर करेंगे, गैस पे कितना भी प्रेशर डालेंगे तो गैस को हम लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे. अभी जो ग्राफ है 5.13 इसके बाद होगा तो उसके हिसाब से ये चलो वही समझा देता हूँ डायरेक्टली. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है. इसको समझना है हमें. ओके, इसके ऊपर से पूरा समझ में आ जाएगा हमें. तो ये जो एरियाज है यहाँ पे टेम्परेचर दिखे आइसोथर्म है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 31 है, ये 30 है, यहाँ पे टीसी है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है. ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे 30 पे कार्बन डाइऑक्साइड का. ये क्रिटिकल वॉल्यूम है VC, क्रिटिकल वॉल्यूम, और यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर है. तो ये एरिया जो है वो गैसियस स्टेट है, किसका? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का. तो प्रेशर हम अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कितना भी बढ़ा रहे हैं तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, 31 पे है और धीरे से हम आए 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पॉइंट पे कि गैस अपना फेस चेंज कर रही है और ये जो हमारा डोम शेप दिख रहा है वहां पे कोएग्जिस्टेंस होगा किसका? गैस का एंड लिक्विड का कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे गैस किस पे कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. तो इसको बोलेंगे, ये जो पॉइंट है वो क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा और क्रिटिकल प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उससे क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे. तो धीरे धीरे यहाँ से अगर ज्यादा प्रेशर हम बढ़ाते रहेंगे तो फिर ये पूरा लिक्विड स्टेट में रहेगा. ये जो एरिया है वो लिक्विड है हमारा. तो यहाँ से अगर हम प्रेशर फिर बढ़ाते रहेंगे, टेम्परेचर कम होता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो धीरे धीरे ये किस में होगा? लिक्विड फेज में हो जाएगा, ब्लू कलर. उसी तरह और टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, 21.5 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं. तो जो B है वहां से C तक ये कोएग्जिस्ट करेगा, गैस एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट करेगा.
ठीक है, वेपर फेज में रहेगा। और C के बाद अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड हो रहा है। तो इस तरह से ये जो एरिया है तो वो गैस रहेगा, और जैसे टेम्परेचर घटा कम करते रहेंगे वैसे वैसे हमें गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर भी मिलेगा। और फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होती रहेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी, और लिक्विड भी कंप्रेस होता रहेगा, और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है यहाँ। ठीक है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ पे लिक्विड स्टेट हो जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म मिल रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। अभी समझा देता हूँ जो ऊपर का बाकी रह गया है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे लिखा है कौन सा पे है, 30.98 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, एंड द प्रेशर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और उसी टाइम पे प्रेशर जो होता है क्रिटिकल प्रेशर बोला जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। इन सबको क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल कांस्टेंट बोला जाएगा। आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने समझा दिया है। 21.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, कोएग्जिस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म, वेपर फॉर्म, और कोएग्जिस्ट करेगा लिक्विड एंड गैसियस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोएग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद सी तक जो पहुंचेगा, ऑल द गैसेस हैज बीन कंडेंस, गैस कंडेंस हो जाएगी, एंड द फर्दर एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर नियरली कंप्रेस द लिक्विड, लिक्विड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। उसके बाद शायद प्रेशर हम कम करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद डी का पॉइंट जो आता है वो यहाँ पे, ये डी एट अ पॉइंट लाइक डी रिप्रेजेंट्स लिक्विड स्टेट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट आ जाती है आपकी, एंड द पॉइंट अंडर द डोम शेप एरिया रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो डोम है यानी लिक्विड एंड गैस कैसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, यहाँ जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 30.98, तो उसके नीचे कूल किया जाता है फॉर लिक्विफेक्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस फर्स्ट अकर। तो ये जो टेम्परेचर है उसके नीचे लिक्विफेक्शन होगा आपका, उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो लिक्विफेक्शन होने वाला नहीं है। जैसे ये टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विफेक्शन नहीं होगा। कंप्रेशन ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल इन क्लोज विसिनिटी। जो कंप्रेशन से क्या होता है, जैसे प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स इन क्लोज विसिनिटी, नजदीक आएंगे, एंड कूलिंग स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, और कूलिंग से क्या होता है, मूवमेंट, मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम हो जाती है। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में होल्ड द क्लोजली एंड स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो क्या वर्क करेगा इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल के साथ में रखेगी और टुगेदर एंड द गैस लिक्विफाइड, और गैस क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रेशर कम, टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर बढ़ाना है। Thus there is a continuity between the gases, तो इक्विलिब्रियम में हमने देख लिया है, चलो कुछ नहीं है। A gas below the critical temperature can be liquefied by applying pressure। critical temperature के बाद उस पर प्रेशर करेंगे तो उसको लिक्विफाइड करेंगे, and is called vapor of the substance। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कौन से फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा, और उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा।
क्रिटिकल कांस्टेंट यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग गैसेस के क्रिटिकल कांस्टेंट हमने दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का है तो 30 क्रिटिकल टेम्परेचर है 33.2 केल्विन, प्रेशर है 12.97 बार और वॉल्यूम दिया है डेसीमीटर क्यूब पर मोल 0.0650। तो हीलियम का है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एमोनिया। चलो उसके बाद प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दिखाया गया है कि गैस possesses characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular force between the gas particles. Critical temperature of ammonia, यहाँ पे ammonia का दिया है, and carbon dioxide. R ammonia का ज्यादा है 405.5 Kelvin and carbon का है 304.10 Kelvin respectively. Which of the gas will liquefy first? कौन सा गैस पहले लिक्विफाइड हो जाएगा? When you start cooling from 500 केल्विन से स्टार्ट करोगे आप, तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे, जैसे 500 केल्विन है उसके नीचे 405 केल्विन, उसके नीचे 304 केल्विन। ठीक है, तो जो 405 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद जिसका 304 है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो 405 किसका है? एमोनिया का है। एमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी रीच्ड फर्स्ट, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पहले आ जाएगा कम करेंगे तो। लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 विल रिक्वायर मोर कूलिंग, उसको ज्यादा टेम्परेचर कम करने की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड स्टेट अभी हम देखेंगे समझेंगे लिक्विड स्टेट को। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन अ लिक्विड स्टेट देन द गैस, गैस से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर ऑल्सो क्लोज टू दिस, देयर इज वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर सो क्लोज दैट देयर इज वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस, और मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत कम होती है और गैस से कम होती है लिक्विड में। Between them and under normal conditions, liquids are denser than gas, gas से dense होते हैं। Some of the physical properties of the liquid such as vapor pressure, physical properties कौन सी है लिक्विड की? वेपर प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इसको हम समझेंगे। पहला है हमारा वेपर प्रेशर। चलो वेपर प्रेशर को हम समझेंगे। वेपर प्रेशर, if evacuated container is partially filled with liquid, ठीक है, कंटेनर एक हमारा जिसमें हमने लिक्विड पर रखा है, a portion of liquid evaporates to fill the remaining volume of the container with the vapor। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड इवेपोरेट होगा और पूरा कंटेनर भर जाएगा। Initially the liquid evaporates and pressure exerted by the vapor on the walls of the container, मतलब वेपर प्रेशर से बोलेंगे, increases, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। After some time it becomes constant, और फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा। An equilibrium is established, कब कांस्टेंट हो जाएगा? जब जो लिक्विड स्टेट है जिसमें से लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट है और ये हमारा वेपर फेज है, तो लिक्विड में से जो जा रहा है मॉलिक्यूल ऊपर, उतने मॉलिक्यूल वेपर से क्या बन रहे हैं? लिक्विड हो रहा है। तो ठीक क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एस्टैब्लिश बिटवीन लिक्विड फेज एंड अ वेपर फेज। ठीक है, ये वेपर फेज है, लिक्विड फेज है। इसमें से लिक्विड में जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने वेपर फेज में से लिक्विड में आ रहे हैं। वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज, तो इक्विलिब्रियम हो जाए उसके बोलेंगे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम में हो रहा है, नहीं तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलेंगे। सिंस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंड, जो वेपराइजेशन होता है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपराइजेशन बढ़ेगा।
चलो उसके आगे समझते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन वेसल, अगर ओपन वेसल में हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर का था क्लोज वेसल था, ऊपर ओपन वेसल है, द लिक्विड वेपराइजेस फ्रॉम द सरफेस। तो अगर ओपन वेसल है और उसे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड है हमारा, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, वेपर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। द कंडीशन ऑफ अ फ्री वेपराइजेशन थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। और ये क्या होने लगेगा, अपने उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल होता रहेगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल पूरे हवा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, तो ऊपर से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। ओके, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो बॉइल हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के जितना ही होगा, तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। चलो उसके आगे के पॉइंट हम समझते हैं। एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर 1 एटमॉस्फेयर हम ले रहे थे, प्रेशर ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर है, तो तभी जो बॉइल हो रहा है, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और 1 बार अगर प्रेशर है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेयर है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और बाहर में है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे ऑफ द लिक्विड। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज स्लाइटली लोअर। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है थोड़ा लोअर होता है देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एटमॉस्फेयर का यूनिट ज्यादा है, बाहर का यूनिट थोड़ा कम है, तो नॉर्मल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल ज्यादा होगा, हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया हमें, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, ये वाला। वाटर की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे क्या हो रहा है, बॉइल होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। 760 है। उसी तरह से डाइथाइल ईथर दिया है, इथाइल अल्कोहल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, अलग अलग गैसेस दिए हैं, ये हमारा वाटर है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। वेपर प्रेशर vs टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर। 1 bar pressure is slightly less than 1 atom atmospheric pressure. The normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. ठीक है, his standard boiling point is 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हम वाटर का कितना है, 99.6 डिग्री है, कम डिग्री में होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर का प्रेशर स्टैंडर्ड है, मतलब कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। So in hospital सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज, उसको स्टेरिलाइज किया जाता है इन ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स में स्टेरिलाइज करेंगे, इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं वाटर का बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर के हिसाब से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेयर में 100 डिग्री सेल्सियस और बाहर में कम हो गए, तो ज्यादा हम प्रेशर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। above the atmospheric increasing the pressure above the atmospheric pressure by using, क्या यूज किया है, वेट कवरिंग द वेंट। जो वेंट होता है ऑटोक्लेव में, जो वेंट देते हैं जिसमें से प्रेशर बाहर निकल जाएगा, उसको वेट से कवर करके उसका प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं। तो प्रेशर जितना ऊपर से रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलो उसके बाद हमें समझना है आगे, when density of liquid and vapor becomes the same, जब डेंसिटी लिक्विड की और वेपर की सेम हो जाती है, the clear boundary between liquid and the vapor disappear,
ठीक है, जैसे ये वेसल है कोई, तो मैंने आगे भी समझाया लिक्विड है और वेपर है, तो यहाँ पे दोनों की वेपर आ जाएगा। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कौन सा लिक्विड है और कौन सा, ज्यादा हीट देने के बाद पता नहीं चला कौन सा वेपर फेस में कौन सा लिक्विड फेस में, तो बाउंड्री पता नहीं चलेगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो वेपर फेज हो जाता है, गैस लिक्विड की डेंसिटी और वेपर की डेंसिटी सेम हो जाती है, तो उसको उस टाइम को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, चलो उसके बाद का जो पॉइंट समझेंगे वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन को अब समझने वाले हम। सरफेस टेंशन क्या है, तो जो प्रॉपर्टी उसमें हमने देख लिया था आगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड में एक है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन को सुनेंगे वेपर प्रेशर के बाद। स्मॉल ड्रॉप्स, जैसे सरफेस टेंशन कहाँ दिखता है, जैसे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम स्फेरिकल बेड इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द सरफेस। अगर ये मर्क्यूरी हमारे पास है, तो मर्क्यूरी को हम देखेंगे, बाहर निकालेंगे अगर थर्मोमीटर से या बाहर, जैसे मर्क्यूरी हाथ में होगा तो वो स्फेरिकल बीड बनाता है, गोल हो जाता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। कोई सरफेस पे होगा मर्क्यूरी तो वो गोल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वो स्प्रेड नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं होगा। तो उसमें क्या वर्क कर रहा है, सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है। Okay, a molecule in a bulk of a liquid experience the equal intermolecular forces from all side। अगर जो मॉलिक्यूल है बल्क में, जैसे लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है वो आजू बाजू का उसको एक्सपीरियंस दे द इक्वल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, उसको सभी साइड से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगे। द मॉलिक्यूल देयरफॉर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, उस पर नेट फोर्स नहीं रहेगा, बट लेकिन फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, तो उसको जो फोर्स लगेगा वो अंदर से लगेगा, नीचे से, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स बिलो इट। ठीक है, सिंस देयर आर नो मॉलिक्यूल्स अबव इट, वाटर के ऊपर कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है। इसी बात को हम फिगर से समझेंगे। ओके, तो हम देखते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे वाटर का ऊपर का है, और इंटीरियर मॉलिक्यूल ये जो है अंदर का मॉलिक्यूल है। ओके, तो नेट अट्रैक्शन इनटू अ लिक्विड, तो इसका जो फोर्स होता है जो ऊपर से, तो उसको कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कहाँ से लगेगा, नीचे लगेगा इसको, पानी में। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो ये मॉलिक्यूल है उसको सब तरफ से अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन, सभी तरफ से इसको अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ऑन अ लिक्विड सरफेस है ना, मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड है, उसको सब तरीके से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, लेकिन जो जो सरफेस पे है उसे ऊपर का मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा, नीचे का ही लगेगा सिर्फ। चलो उसको अब एनर्जी हम देखेंगे, उसकी एनर्जी क्या है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी। इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे, और उसका डायमेंशन है जूल मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, अब सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स है तो लेंथ पे वर्क करिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड में, लिक्विड के अंदर अगर कुछ
हम कुछ चीज डालेंगे जो तैर रही है, तो उसके ऊपर उसकी लेंथ कितनी है वो, और उसके ऊपर फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, वो है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो हमारा होता है वो किसके से मिलता है, तो लैम्बडा से हमने दिखाया है यहाँ पे सरफेस टेंशन। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्बडा। सरफेस टेंशन को किससे दिखाया गया है, लैम्बडा से, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को हम कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन, जो फोर्स एक्टिंग अपॉन द लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, और उसका डायमेंशन दिया है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। एंड ऐसा यूनिट है उसका न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जैसे फोर्स है तो फोर्स हम किस में लेंगे, न्यूटन में लेंगे, और लेंथ हमारी मीटर में रहेगी, तो न्यूटन पर मीटर है। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन द सरफेस एरिया इज मिनिमम, जब सरफेस एरिया कम से कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। स्फेरिकल शेप, इसीलिए स्फेरिकल शेप हो जाता है, स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, इसीलिए मर्क्यूरी क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। जो मर्क्यूरी है वो गोल हो जाता है क्योंकि उसमें मिनिमम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में वो आ जाता है। स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तो स्फेरिफाइज, जो स्फेरिकल शेप होता है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज व्हाई द मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स and the surface of the liquid tends to take the, on heating the glass melts and the surface of the liquid tends to take the round shape at the edge, ये ग्लास को हम जब हीट करते हैं तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है, which makes the edge smooth. This is called a fire polishing of glass. तो ग्लास का जो ऊपर का सरफेस होता है उसको गर्म करके उसको राउंड शेप में किया जा सकता है, सरफेस टेंशन वहां वर्क करेगा, ओके। लिक्विड, उसके आगे हम समझते हैं, लिक्विड टेंड टू राइज और फॉल इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। जो कैपिलरीज होती है, जो हमारी नर्व्स होती है, उसके अंदर भी लिक्विड ऊपर नीचे जो जाएगा वो भी सरफेस टेंशन की वजह से रहता है। ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर ड्रॉप, अगर एटमॉस्फेयर ग्रेविटी फ्री है, ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फेरिकल, ठीक है। हम जो पानी की बूंदे देखते हैं वो थोड़ी इस तरह से जो आती है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती। लेकिन अगर ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो शेप कैसा रहेगा, ड्रॉप का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। When the attractive forces are large, जब attractive forces ज्यादा होती है, the surface tension is large। इतना attractive forces अंदर ज्यादा होंगी, मोलिक्यूल फोर्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उतना सरफेस टेंशन कितना होगा, ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज राइज, जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। चलो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है उसको हम समझ लेते हैं। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कस मतलब ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन से होता है, फ्लो करने नहीं देगा। Between layers of the fluid as they slip past one another while liquid flows, जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके भी, लिक्विड के भी लेयर होते हैं, वो एक के बाद एक नीचे जाते रहते हैं।
Strong intermolecular forces between molecules hold them together and resist movement of layers past one another. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो वो लिक्विड के लेयर को एक दूसरे के ऊपर से एक के बाद नीचे दूसरे को जाने नहीं देगी, तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी आपकी. This type of flow in which there is a regular gradation, मतलब चेंज होता है एंड विस्कोसिटी में जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो. उस फ्लो को क्या बोलेंगे? लेमिनर फ्लो बोलेंगे. ठीक है, जिसमें ऊपर का लेयर का विस्कोसिटी वेलोसिटी ज्यादा होगा, नीचे का कम होगा. उसको यहाँ समझाया. अगर हम लेयर कोई ले लेते हैं एनी लेयर, तो द लेयर अबोव इट, उसके ऊपर का जो लेयर है वो एक्सेलरेट इट्स फ्लो. ठीक है, एंड उसके नीचे का लेयर है वो रिटार्ड इट्स फ्लो. तो ऊपर का लेयर का फ्लो ज्यादा होगा, नीचे का फ्लो कम होगा. तो यहाँ पे एरिया ए हमारा एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट का एरिया दिया है. ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है दो प्लेट के बीच में, मतलब दो लेयर के बीच में. और यू हमारा अगर एक हम लेयर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है. ये हमारी वेलोसिटी डी यू, वेलोसिटी. तो इसकी यू प्लस डी यू है, मतलब ऊपर के लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे की क्या होगी? कम होगी. ग्रेडेशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट अ डिस्टेंस dz, डिस्टेंस है dz है, वेलोसिटी हमारा ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस है. ठीक है, उसके बाद हम फोर्स देखेंगे. द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितना एरिया होता है उसके हिसाब से फोर्स रहेगा. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. ए फॉर एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो लेयर एक दूसरे को कांटेक्ट में आते हैं वो. तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, उसके साथ रहेगा डी यू डी जेड. हमारा जो फॉर्मूला बनता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, डी यू हमारा वेलोसिटी है, डी जेड हमारा डिस्टेंस है. ओके, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारा वो बन रहा है ईटा. ठीक है, ईटा बन रहा है. तो एफ इज इक्वल टू ईटा एरिया डी यू डी जेड. ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का उसे कोएफिशिएंट बोला जाएगा ईटा को. ठीक है, उसका यूनिट है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन द वेलोसिटी ग्रेडेशन इज यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द यूनिट इज thus ईटा इज मेजर ऑफ विस्कोसिटी. ईटा क्या है हमारा? मेजर ऑफ विस्कोसिटी. ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू पास्कल सेकंड भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी हो सकता है. अब सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे. ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस बोला जाता है उसको. नेम्ड आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट जीन लुइस पोइसुले. 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड हो जाता है पॉइस. ओके, ग्रेटर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी द मोर स्लोली द लिक्विड फ्लो. लिक्विड फ्लो कैसे करेगा? स्लोली करेगा. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कोज हाई विस्कोसिटी. तो कौन से फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं. ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड. सबसे ज्यादा लिक्विड विस्कस लिक्विड क्या है? ग्लास है. ये सालों साल लग जाते हैं ग्लास का लेयर चेंज होने में. जो बाहर विंडोज पे जो ग्लास लगाए होते हैं तो सालों के बाद क्या होता है? नीचे से ठीक हो जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? विस्कोसिटी है, और ऊपर से थिन हो जाते हैं. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइज. टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है.
Okay students, so this is the end of our chapter states of matter.